हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद क्लारा ऐप। हमारी सीरीज का ये आज 8वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम केकेएसएस की किताब द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का उर्दू ट्रांसलेशन और क्रिटिकल एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसके अलावा जिसकी ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं उसमें से आपको कोटेशंस और वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पिछले 7 लेक्चर्स भी इसी चैनल पे मौजूद हैं, अगर आप उनको देखना चाहें तो देख सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। आज हम इस बुक का जो सेकंड चैप्टर है तारीखी अनासर 2 उसका हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। इसमें हम 1922 के बाद वाले जितने भी वाकयात हैं उनके ऊपर रोशनी डालेंगे, और स्पेशली जो है साइमन कमीशन, और वो क्यों साइमन कमीशन जो है वो क्यों बनाया गया और उसकी वजूहात क्या थी, उसका बाइकाट क्यों किया गया, इस पे कांग्रेस का क्या स्टांस था और मुस्लिम लीग का क्या स्टांस था। तो ये सब कुछ उसने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस बुक के अंदर पेश किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात 1921 में अमल में आई। सूबों में उन्होंने डायरकी का निजाम कायम किया, यानी जिम्मेदार वुजरा और गैर जिम्मेदार एग्जेक्टिव काउंसिलों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम। कुछ मौज़ूआत या अदारे ऐसे मकबूल बनाए गए और उन्हें मुंतखब वुजरा के हवाले कर दिया गया जो सूबाई मुकन्नना के जिम्मेदार थे, और दूसरी तरफ गवर्नर के लिए कुछ अदारों को मखसूस कर दिया जो उनका इंतजाम मुकर्रर करदा एग्जेक्टिव काउंसिलों के ज़रिए करते थे, जो सूबाई असम्बलियों के सामने जवाबदेह नहीं थे। ख्याल ये था कि हिंदुस्तानी सियासतदानों को तमाम शोबों में मुकम्मल इख्तियारात के साथ भरोसा करने से पहले इनको तरबियत दी जाए। साइमन कमीशन 1927। 1919 की इस्लाहात की अबूरी नौयत को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तानी रहनुमाओं ने इस्लाहात की अगली किस्त का नारा लगाना शुरू कर दिया था। कबल इसके डायरकी अपना 1 साल मुकम्मल करती। 1919 के आइन में ये शर्त थी कि 10 साल बाद हुकूमत दोबारा आईनी तरक्की की तरफ बढ़ेगी। इस इंक्वायरी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में निज़ामे हुकूमत के क़याम, तालीम की तरक्की और नुमाइंदा अदारों की तरक्की की छानबीन करना थे। आखिरकार ये बताना था कि नुमाइंदा हुकूमत के असूल को किस हद तक कायम करना चाहिए, या पहले से मौजूद जिम्मेदार हुकूमत को किस डिग्री तक बढ़ाना चाहिए, तब्दील करना या महदूद करना जरूरी है। लेकिन आइन पर नजरे सानी का हिंदुस्तानी मुतालबा इस कदर शदीद था कि 1927 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में तरमीम की गई ताकि हुकूमत को एक नए आइन के इनाकाद के काबिल बनाया जा सके। 10 साल की मुद्दत खत्म होने से पहले ही 26 नवंबर 1927 को एक कानूनी कमीशन की तकर्री का ऐलान कर दिया गया। सर जॉन के साथ लॉर्ड साइमन को बतौर चेयरमैन कमीशन हिंदुस्तानी आईनी मसले के तमाम मुज़म्मरात की तहकीकात करने और मुस्तकबिल की कार्रवाई के लिए सिफारिशात तैयार करने का फरीजा सौंपा गया। हिंदुस्तान में इस कमीशन की तकर्री पर शदीद मायूसी का इजहार किया गया, क्योंकि इसके पैनल में कोई हिंदुस्तानी शामिल नहीं था। इसके अहलकारों के हिंदुस्तानी नाकदरीन ने इनकी काबिलियत पर शक किया और सवाल उठाया कि कैसा कमीशन हिंदुस्तानी मुस्तकबिल का फैसला करेगा जो मुकम्मल तौर पर बरतानवी मेंबरान पर मबनी है। मगर वो ये बात भूल गए थे कि ये एक पार्लिमानी कमीशन था जिसे पार्लियामेंट ने मुकर्रर किया था और उसे दोबारा पार्लियामेंट को रिपोर्ट करने की जरूरत थी। और दूसरी जगह ये कि हिंदुस्तानी इख्तलाफात ने अमली तौर पर इस अमकान को खारिज कर दिया था कि कोई भी 2 हिंदुस्तानी किसी एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो सकते थे। सिफारिशात कमीशन में भारतीय शमूलियत से संगीन मसाइल पैदा होते। क्या इसमें हिंदुस्तानी ज्यादा होने चाहिए थे या बरतानवी? क्या तमाम हिंदुस्तानी पार्टियों को इसमें नुमाइंदगी दी जानी चाहिए या सिर्फ एक बड़ी जमात को, और इस तनासुब से नुमाइंदगी दी जाए?
क्या हिंदुस्तानी मेंबरान किसी एक मुद्रित फैसले पर पहुंच पाते? क्या उनकी सिफारिशात पार्लियामेंट या दूसरे हिंदुस्तानियों के लिए काबिल कबूल होती? ये वो तमाम मसाइल थे जो हिंदुस्तानी अरकान को कमीशन में शामिल करने पर पैदा होते। हिंदुस्तानी कानून साज असेंबली ने 6 वोटों की अक्सरियत से कमीशन का बाइकॉट करने का फैसला किया, जबकि इंडियन स्टेट काउंसिल यानी ईवान बाला ने ताउन करने का फैसला किया। कांग्रेस ने आखिरी हद तक जाकर इसकी मुखालफत की और मुकम्मल बाइकॉट का मुतालबा किया, जबकि छोटी अक़लियतों ने इसके हक में आवाज उठाई। मुसलमान तकसीम हो गए। सर मोहम्मद शफी की क़यादत में एक तबके ने हमायत का ऐलान किया, जबकि दूसरे मुसलमान जिन्नाह की क़यादत में कांग्रेस के हम ख्याल हुए और बाइकॉट किया। मैनचेस्टर गार्डियन की जानिब से इस यकीन दहानी के बावजूद कि अछूतों को मुआशरे और तालीमी अदारों में दाखिल नहीं किया जाएगा, कांग्रेस और जिन्नाह उनकी मुखालफत पर कायम रहे। अदम मुखालफत करने वाले मुसलमानों को ज्यादा मकबूलियत मिली, जैसा कि अक्सर होता है, मगर वो अक्सरियत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। उस वक़्त के सही अदाद-ओ-शुमार तो किसी को मालूम नहीं कि ये फैसला किया जा सके कि किस तनासुब से मुसलमान ताउन और अदम ताउन के धड़ों में बटे हुए थे। अदम ताउन करने वाले मुसलमानों के दलाइल वही थे जो कांग्रेस के थे। कमीशन में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी नहीं थी और ये तौहीन अमेज बात है। बरतानिया को कोई हक नहीं कि वो अंग्रेज मेंबरान पर मबनी कमीशन की हदायत पर अमल करते हुए हिंदुस्तान पर एक खुद साख्ता आइन मुसल्लत करे। बरतानिया ने 1917 की कांग्रेस लीग स्कीम पर तवज्जो नहीं दी थी और हिंदुस्तानियों की तरफ से जो भी तजावीज पेश की गई थी उसे नजरअंदाज कर दिया। वैसे भी जालिम, मुतकब्बर और रिश्वत पसंद हुक्मरानों के साथ मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होता। हमायत करने वालों के ख्यालात मुख्तलिफ थे। उन्होंने निशानदही की कि बहुत से हिंदुओं ने लखनऊ मुआहदे को पसंद ही नहीं किया था। कांग्रेस असूली तौर पर एक दफा फिर से अलहदा राय दही यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की मुखालफत कर रही थी और एक पुरअसर प्रोपेगेंडा भी बरतानिया में उसके खिलाफ करवाया गया। ये इसलिए भी जरूरी था कि कमीशन को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया जाए। फिरका वाराना नुमाइंदगी यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हिंदुस्तानी नज़्म नस्क और तरक्की के लिए जरूरी थी। हिंदुओं पर इस हद तक भरोसा नहीं किया जा सकता था कि उनके एहतजाज पर अलहदा इंतखाबी हलकों को खत्म कर दिया जाए। हिंदू तसल्लुत ही असल खतरा था और मुसलमानों की सलामती सिर्फ अंग्रेजों के साथ ताउन और कमीशन के सामने अपने ख्यालात रखकर ही यकीनी बनाई जा सकती थी। इस रद्द अमल पे बरतानवी हुक्मरानों की तरफ से हिंदुस्तानी रहनुमाओं को एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया गया और क्या हिंदुस्तानी मुसलमान उस चैलेंज को पूरा कर पाए या नहीं, और नेहरू रिपोर्ट क्या थी, इसके बारे में आइंदा लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।